नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई में क्रूज ड्रग पार्टी में एनसीबी की जांच तेज हो चुकी है। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि बिना परमिशन के क्रूज में हो रही थी पार्टी। मुंबई पुलिस के मामले में जांच जारी है। ड्रग्स केस में आर्यन खान 7 अक्टूबर तक रिमांड पर है। ड्रग्स केस में इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। ड्रग्स मामले से जुड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। इस बीच आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की परेशानी बढ़ती जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में क्रूज रेव पार्टी से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आर्यन और उसके दोस्तों को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान एनसीबी की टीम लगातार आर्यन और उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। आपको दिखाते हैं कैसे आर्यन पर कसता जा रहा है शिकंजा। न तो वकीलों की कोई दलील काम आई और न ही आंख से बहते आंसू। कोर्ट ने एनसीबी की मांग पर बॉलीवुड के बादशाह खान के लाडले आर्यन खान और उसके दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में ही रखने का फैसला सुनाया। यानी अब लगातार 3 दिन तक शाहरुख खान के शहजादे को अपने दोस्तों के साथ एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और पकड़े गए सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया है। एनसीबी की तरफ से कुछ ऐसी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई और कहा गया कि इनके रिमांड की सख्त जरूरत है। इनका रिमांड मिलने के बाद ड्रग सप्लाई चेन से जुड़े दूसरे कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने इन दलीलों को समझा और आर्यन खान के पक्ष में जो भी वकीलों ने कहा उन सब दलीलों को सिरे से नकारते हुए आर्यन खान और उनके साथ जो दूसरे लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक के लिए पुलिस एनसीबी की रिमांड में भेज दिया है। यानी कहीं ना कहीं आर्यन खान और शाहरुख खान के परिवार के लिए मुसीबत भरा ये समय होगा, क्योंकि आने वाले 3 दिन 3 रात आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन को एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। इन 3 दिनों में एनसीबी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आर्यन अपने दोस्तों के साथ सिर्फ पार्टी ही कर रहे थे या फिर क्रूज पर इकट्ठा हुआ था पूरा ड्रग सिंडिकेट। एनसीबी इस बात का भी पता लगाएगी कि आर्यन समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोग सिर्फ कंज्यूमर थे या फिर ड्रग के कारोबारी थे। पूछताछ के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि बॉलीवुड में नशे का नेटवर्क कहां तक फैला है। क्रूज रेव पार्टी में हुई धरपकड़ के बाद अब एनसीबी की टीम के पास इन सवालों का जवाब पाने की चुनौती है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ड्रग के काले धंधे ने बॉलीवुड में कहां तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। बॉलीवुड में नशे का जाल कितना फैला हुआ है और बॉलीवुड में नशे की सप्लाई कौन कर रहा है। सोमवार को मुंबई के किला कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की पेशी के तुरंत बाद एनसीबी ने तीनों आरोपियों की कस्टडी को 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की। एनसीबी की ओर से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सिर्फ ड्रग का कंज्यूमर नहीं बल्कि ड्रग्स का रैकेट बताया। उन्होंने कहा, आरोपियों के फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं जिससे संकेत मिलता है कि ड्रग्स का यह रैकेट इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़ा है। एनसीबी की ओर से आरोपियों की रिमांड के लिए कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले का खुलासा करने के लिए अभी पूछताछ जरूरी है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोपियों का यह ग्रुप एक गैंग की तरह काम कर रहा है। इससे जुड़े ग्राहकों की जांच करनी जरूरी है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सप्लायर है और कौन पैसे से मदद कर रहा है। एनसीबी की ओर से कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि सिर्फ एक दिन में पूरी जांच नहीं की जा सकती, इसलिए आरोपियों की कस्टडी को बढ़ाना जरूरी है ताकि आरोपियों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके। आर्यन खान की तरफ से केस लड़ रहे वकील सतीश मानशिंदे ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आर्यन को क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया, उनको वहां स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। आर्यन एक दोस्त के साथ वहां गए थे, वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्रूज पर कौन सा केबिन अलॉट किया गया था। इसके अलावा आर्यन ने क्रूज पर जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया और न ही वो किसी ऑर्गेनाइजर को जानते हैं। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत और कस्टडी को लेकर दोनों पक्षों के बीच करीब 2.5 घंटे तक जिरह चली, जिसके बाद अदालत ने एनसीबी की दलील से सहमति जताते हुए तीनों आरोपियों की एनसीबी कस्टडी बढ़ाने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा
इस मामले की जांच काफी महत्वपूर्ण है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच की जानी चाहिए। ये जांच आरोपियों और जांचकर्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। हियरिंग में सिर्फ इतना ही हुआ कि उन लोग ने एनसीबी कस्टडी मांगे और हम लोग ने अपोज किए थे ये बोल के कि इन्वेस्टिगेशन हो गया है, पर कोर्ट ने 7 तारीख तक के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दी। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ में आर्यन ने पिछले 4 साल से ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। इसके साथ ही आर्यन ने ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कई नामों का भी एनसीबी के सामने खुलासा किया है। बहरहाल एनसीबी की टीम के लिए यह मामला काफी अहम है, क्योंकि इससे न केवल बॉलीवुड के तार जुड़े हैं, बल्कि इसके तार इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए 7 अक्टूबर तक एनसीबी को आर्यन समेत दूसरे आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचना ही होगा, ताकि कोई भी दोषी बच न सके। मुंबई से विकास श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी ज्योत्सना गंगने हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योत्सना, जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, उसके बाद ये तय माना जाए कि आर्यन खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब तक आर्यन ने जो बातें बताई है वो बातें और उनकी व्हाट्सएप की बातें जो है वो मैच होनी चाहिए। इसीलिए उनका मोबाइल जो है वो पहले दिन ही एनसीबी ने जब्त किया था। जब एनसीबी ने उनको उस क्रूज़ टर्मिनल पर पकड़ा था, तभी एनसीबी ने उनका मोबाइल जो है एनसीबी दफ्तर में आते ही उनका मोबाइल जो है जब्त किया था। इसके अलावा मर्चेंट जो अरबाज मर्चेंट है और मुनमुन धमेचा है, इन तीनों के मोबाइल जब्त कर लिए थे। इसके अलावा हमने देखा कि जब आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट इन दोनों से जब पूछताछ की गई, तब श्रेयस नायर करके एक बंदे का नाम सामने आया था। और श्रेयस नायर ये इन दोनों का भी, मतलब आर्यन और अरबाज का दोनों का खास दोस्त बताया जा रहा है। अब श्रेयस नायर से भी पूछताछ होगी, क्योंकि वो भी एनसीबी की हिरासत में है। और ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर संतोष मानचिंदे कोर्ट में ये दावा करते हैं कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिली थी, तो आखिरकार बतौर गेस्ट अगर आर्यन वहाँ जा रहे थे तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि नहीं थी कि वहाँ पर सिर्फ फैशन शो नहीं बल्कि रेव पार्टी भी होने वाली है। क्योंकि सवाल का जवाब जब एनसीबी ने वहाँ पर जब छापेमारी की, आपको रोक रहा हूं, के अधिकारी, और अगर ये कहा जा रहा है कि वो 4 साल से ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे शौकिया तौर पर, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि देखिए ड्रग्स से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ वीवीआईपी मेहमान के तौर पर गए थे। सच क्या है ये जांच एजेंसी पता लगाएगी, लेकिन ड्रग्स सिंडिकेट के इसी सच को सामने लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करने के लिए एनसीबी जद्दोजहद कर रही है जिनके ताल्लुकात बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली से हैं। लेकिन आइए अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि रेप पार्टी में पुलिस को कौन कौन से ड्रग्स मिले हैं और कैसे स्टार किड्स उन ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्रूज पार्टी, मुंबई टू गोवा, ड्रग्स के कारोबार में शामिल चेहरे, मदहोश शाम, धुआं ही धुआं, बॉलीवुड और ड्रग्स, नशा ही नशा। जी हां, सच तो यही है कि बदलते वक्त के साथ बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि अब रू पहले पर्दे के सितारे आहिस्ता आहिस्ता मदहोशी के उस आगोश में जाने लगे हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन नाम है, शोहरत है, पैसा है, फिर कौन परवाह करता है। अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ही बात कर लीजिए। साहबजादे 4 साल से ड्रग का सेवन कर रहे थे। बकौल एनसीबी, आर्यन खान पर ड्रग्स का सेवन करने के साथ साथ ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप लगे हैं। चरस, कोकेन, एमडी, आखिर ये है क्या? क्यों बॉलीवुड का बिगड़ैल कुनबा इनकी गिरफ्त में है? तो आइए तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर ये नशा क्या है जिनकी एक अदा पर दीवाने मदहोश हो जाएं, वहीं सितारे ड्रग्स के साथ मदहोश शाम का इंतजार क्यों करते हैं? बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स में सबसे पहला नाम आता है चरस। आमतौर पर चरस को गांजा या भांग का एडवांस वर्जन कहा जाता है। मलाना क्रीम, गर्दा, बॉम्बे ब्लैक, मास कंक, एम्स्टरडैम ड्रीम और नेदर डोप। जी हाँ, नशे के बाजार में चरस को इन नामों से भी जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि इसकी आदत नहीं लगती। मौजूदा वक्त में शौकिया तौर पर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे चिलम या फिर पेपर स्ट्रिप के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर बात माया नगरी मुंबई की करें तो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। कोकेन
सो कॉल्ड हाई सोसाइटी का नशा है कोकेन। कोकेन की लत बहुत जल्दी ही लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कोका प्लांट से बनने वाला ये नशा लोगों के शरीर पर बहुत तेजी से असर करता है। दक्षिण अमेरिका का कोका प्लांट पाउडर की शक्ल में नशे के बाजार में मौजूद है। कहा ये भी जाता है कि जो एक बार कोकेन की गिरफ्त में आया, ये नशा उसका साथ नहीं छोड़ता। चरस, हशीश, MDMA या कोकीन, इन सबको इस्तेमाल करने के पीछे जो मेन कारण है कि ये दवाएं यानी कि जो इलीगल ड्रग्स हैं, ये शरीर में जो सेंसेशन है उसको अल्टर करता है, वेल बीइंग का एक सेंस क्रिएट करता है, एक बॉडी में एनर्जी पैदा करता है और जैसे बोलते हैं हम दूसरी दुनिया में चले गए, ये उस तरह का प्लेजर क्रिएट करता है। तभी जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उससे कहीं किसी दूसरी दुनिया में जाने के लिए यानी कि अपने जो प्लेजर है उसके एक्सट्रीम में जाने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल होता है। MD बॉलीवुड का पार्टी ड्रग्स। माया नगरी मुंबई का बॉलीवुड इसी MD की गिरफ्त में सबसे ज्यादा है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहते हैं। मेफेड्रोन नाम का ये ड्रग्स बाजार में कई शक्ल में मौजूद है, लेकिन सच तो ये है कि पार्टी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। यूरोप से मुंबई बड़े पैमाने पर तस्करी करके लाई जाने वाली ये नशीली दवा की आदत सबसे जल्दी लगती है। कहा जाता है कि किसी ने 2 से 3 दिन अगर इसके साथ जी लिया तो फिर जीना भी MD के साथ और मरना भी MD के साथ, यानी मिथाइल डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन को आमतौर पर एक्सटेसी के नाम से भी कहा जाता है। ये एक पार्टी ड्रग है जो आप पर भावनात्मक रूप से प्रभाव डालती है। ये आपको उत्साहित करने, भ्रामक स्थितियां पैदा करने, शक्ति और सुकून महसूस कराने का काम करती है, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए और असर उम्र भर के लिए। 1 या 2 बार अगर कोई ड्रग यूज करता है तो साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं, लेकिन जिनको आदत पड़ जाती है तो एक तो ड्रग यूज का शिकार हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर बिना ड्रग के उनका नॉर्मल जीवन नहीं चल पाता है। लेकिन ये ड्रग्स हैं, ये शरीर के तमाम सारे ऑर्गन्स पे दुष्प्रभाव डालने लगते हैं और ये दुष्प्रभाव जो उनकी साइकी से लेकर उनके ब्रेन के फंक्शन से लेकर लिवर, किडनी, हार्ट और बॉडी की तमाम एक्टिविटीज पर पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड की शाम इन्हीं नशे की गिरफ्त में है और नशे के कारोबारियों को उन्हीं मदहोश शाम का होता है इंतजार। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे सहयोगी ज्योत्सना गंगड़े हमारे साथ लगातार मुंबई से बनी हुई हैं। ज्योत्सना, 7 अक्टूबर तक आर्यन NCB की कस्टडी में, लेकिन इस दरमियान NCB की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है? बॉलीवुड के नेक्सस को टटोलने की कोशिश है, कहां से ड्रग्स आती है उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश है, किस मोर्चे पर NCB सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से काम कर रही है? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि NCB के सूत्रों से ही बताया जा रहा है कि ये जो ड्रग्स है वो इंटरनेशनल मतलब विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो चैटिंग और जो तस्वीरें आर्यन खान के मोबाइल में मिली है, अरबाज मर्चेंट के मोबाइल में मिली है, मुनमुन धमेचा के मोबाइल में मिली है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो लोग किस बात के लिए कौन सा कोडवर्ड यूज़ करते थे। तो इसी के लिए जो NCB ने जब अपने कोर्ट में दलीलें रखी तो उन्होंने 11 अक्टूबर तक जो है इन तीनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक दी है। जबकि संतोष मान शिंदे ने कहा था कि जब भी NCB दफ्तर में बुलाएगी आर्यन खान को पूछताछ के लिए, आर्यन खान हाजिर हो जाएंगे। लेकिन NCB का कहना है कि मोबाइल चैटिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसका कनेक्शन जो है वो बहुत विदेशी यानी इंटरनेशनल हो सकता है। इसीलिए अरबाज, आर्यन और मुनमुन धमेचा को एक साथ मिलकर उनके कोडवर्ड जो मोबाइल में वो लोग बात करते हुए, चैटिंग करते हुए इस्तेमाल करते थे, वो कोडवर्ड तोड़ने के लिए आर्यन खान और अरबाज का लगातार उनसे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया गया था, उसके कुछ ही देर के बाद उनकी बातचीत से जब उनसे जानकारी ली NCB ने, तब उनकी बातचीत से उनको पता चला कि नवी मुंबई में भी कोई ऐसा ड्रग पेडलर है, क्योंकि ड्रग पेडलर का नाम सामने आया था। और नवी मुंबई NCB अधिकारियों ने तुरंत नवी मुंबई के बेलापुर में छापेमारी की थी और एक ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट भी किया था। तो ऐसे में और भी बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। ड्रग पेडलर के साथ साथ बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आ सकता है ज्योत्सना। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आर्यन खान का कहना है कि उनको एक इनवाइटी मतलब एक गेस्ट के तौर पर उनको इनवाइट किया था, तो सिर्फ आर्यन खान को ही नहीं किया था, बल्कि बाकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं,
जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है उनके बच्चे, ये सभी लोग इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि लगभग 1500 लोग इस फैशन शो के नाम पर चलने वाली पार्टी में शामिल होने वाले थे। लेकिन कुछ लोग जो है किसी वजह से, जैसे कि श्रेयस नायर था, वो इस क्रूज पर चढ़ नहीं पाया था। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है देखना कि इनविटेशन किन किन को भेजा था, क्योंकि आर्यन खान के वकील संतोष मान शिंदे ने ये भी कहा था कि आर्यन जो है वो आयोजकों को नहीं जानता, तो फिर आर्यन को ये इनविटेशन भेजा किसने? ठीक है, तो पूरे जो तार हैं उनको क्रूज पर खंगालने की कोशिश लगातार एनसीबी के स्तर पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना गंगनी जुड़ने के लिए और इस वक्त की जो तमाम अपडेट हैं वो दर्शकों तक साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आर्यन खान के साथ क्रूज में हुई ड्रग पार्टी केस में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें मुनमुन धामेचा का नाम भी शामिल है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन ये मुनमुन धामेचा कौन है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कौन है मुनमुन धामेचा और क्या है उस पर इल्जाम। मुनमुन धामेचा मुंबई की क्रूज पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी से जुड़ा वो अहम किरदार जिसे एनसीबी ने इस क्रूज पर हुई पार्टी में चरस के साथ रंगे हाथ पकड़ा, जो अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में है। अब सवाल ये है कि खूबसूरत सी दिखने वाली ये मुनमुन धामेचा है कौन? तो आइए मुनमुन धामेचा की प्रोफाइल आपको बताते हैं। मुनमुन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नजर डालें तो पता चलता है कि वो एक फैशन मॉडल है। मुनमुन को पार्टियों का भी शौक है। मुनमुन धामेचा ने कूल अंदाज में पार्टी करते हुए कई तस्वीरें भी शेयर की, लेकिन मॉडलिंग और पार्टी करते करते मुनमुन ड्रग्स के जाल में फंस गई और अब एनसीबी मुनमुन से यही जानना चाहती है कि वो ड्रग्स मंडली में शामिल कैसे हुई, उसे ड्रग्स मुहैया करवाने वाले लोग कौन हैं। मुनमुन धामेचा की शख्सियत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम मध्य प्रदेश के सागर के उस मोहल्ले में भी पहुंची जहां मुनमुन धामेचा का घर है। फिलहाल वहां ताला लटका है। सागर के उनके घर में कोई नहीं रहता। वो एक्चुअल में हमारी वार्ड में यादव कॉलोनी में निवास करती है और पढ़ाई लिखाई यही हुई है। वो अभी कुछ सालों से बाहर ही रह रही हैं, यहाँ रहती नहीं है वो। स्थानीय लोगों की माने तो चंद महीने पहले ही मुनमुन की मां का कोरोना के कारण निधन हो गया था। मुनमुन के परिवार में पिता के अलावा एक भाई है जिसका नाम प्रिंस धामेचा है और वो दिल्ली में नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि मुनमुन ने स्कूली पढ़ाई मध्य प्रदेश के सागर से की थी। बाद में मुनमुन भोपाल में रही और फिर करीब 6 साल पहले वो भाई प्रिंस के साथ दिल्ली आ गई। लेकिन दिल्ली टू गोवा वाया मुंबई की एक रेव पार्टी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एनसीबी ने मुनमुन धामेचा पर ड्रग्स का इस्तेमाल करने और खरीदने बेचने का इल्जाम लगाते हुए उस पर केस दर्ज किया है। कोर्ट ने जब मुनमुन की रिमांड 7 अक्टूबर तक बढ़ाई तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। टीम न्यूज नेशन।